गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं एक दिन हफ्ते में पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी मतलब भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य, ये पेपर 7 है, उसे लूँगी। और इसमें जैसा कि आपको पहले भी टीचर्स ने बता दिया होगा, सिलेबस जो है वो हम लोग पहली यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये भारत में समाजशास्त्र का उद्गम और विकास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक आयाम जो एम.एन. श्रीनिवास ने और एस.सी. दुबे ने दिया है, उसके बारे में बताएंगे। मार्क्सवादी जो विचारधारा है भारत में जो विकसित हुई, डी.पी. मुखर्जी और आर.के. मुखर्जी और ए.आर. देसाई, इन्होंने जो विकसित करी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंथेसिस ऑफ टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू में इरावती कर्वे और ए.एम. शाह, इनको पढ़ेंगे। सिविलाइजेशनल व्यू में एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा। और सबॉल्टर्न व्यू, ये एक नया अध्ययन पद्धति है जो भारत में विकसित हुई है, जिसमें बी.आर. अम्बेडकर और डेविड हार्डिमन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जो अभी जो विवाद चल रहे हैं, करंट डिबेट्स जो हैं, जैसे कि कंटेक्चुअलाइजेशन, इंडिजनाइजेशन, यूज़ ऑफ नेटिव कैटेगरीज इन द एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी और सोशियोलॉजी फॉर इंडिया, ये पढ़ेंगे। अब इन सबको पढ़ने के लिए एक तो आपके पास इंग्लिश में काफ़ी अच्छी किताबें हैं। डिसूज़ा की किताब है कंटेम्प्ररी इंडिया ट्रांजिशंस, और डी.एन. धानागरे की जो किताब है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी, ये बहुत अच्छी किताब है। फिर एस.सी. दुबे को क्योंकि हम पढ़ेंगे, उनकी किताब इंडियन विलेजेस, ये आपको बहुत पतली किताब है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं है, आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है। फिर लुई डूमोंट की ये होमो हायरार्किकस, उन्होंने जाति के स्तरीकरण के बारे में, कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा करी है। भारत का में जब समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, भारत के समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं, तो हम कभी भी जाति को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए होमो हायरार्किकस जो लुई डूमोंट की किताब है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जब हम भारत में नातेदारी को जानने की कोशिश करते हैं, नातेदारी व्यवस्था को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए इरावती कर्वे की पुस्तक जो है हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, ये बहुत अच्छी किताब है। आपको भारत के विविध प्रांतों की नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ए.आर. मोमिन ने लेगेसी ऑफ जी.एस. घुर्ये, इसके ऊपर एक किताब लिखी है, क्योंकि जी.एस. घुर्ये भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। डी.पी. मुखर्जी ने किताब लिखी है डाइवर्सिटीज़, और ये भारत की विविधता, भारत की जो हम जानते हैं भौगोलिक विविधता तो है ही, उसके साथ साथ भारत में हमारे भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, और नृजातीय या एथनिक विविधता है। उसके साथ साथ हमारे रहन सहन में, जीवन शैली में, खान पान में, बोलचाल में हर तरह की विविधता पाई जाती है। उसको समझने के लिए आपको डी.पी. मुखर्जी की पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिर टी.के. उमन और पी.एन. मुखर्जी की इंडियन सोशियोलॉजी, रिफ्लेक्शंस एंड इंट्रोस्पेक्शंस, ये किताब जो है, ये भारत में समाजशास्त्र के विकास की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में चर्चा करती है। के.एस. सिंह की पीपल ऑफ इंडिया, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप भारत के विविध लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप के.एस. सिंह की किताब को इग्नोर नहीं कर सकते। योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यानी कि भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण,
ये आप लोगों ने जब संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की अवधारणा पढ़ी थी एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित, उसके साथ ही साथ आपको मॉडर्नाइजेशन की भी प्रक्रिया जो भारत में प्रचलित है, मॉडर्नाइजेशन आप जो पेपर 5 है कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थिंकर थॉट, उसमें भी आप मॉडर्नाइजेशन पढ़ते हैं, मॉडर्निटी पढ़ते हैं। पर भारत में मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निटी यानी आधुनिकता और मतलब आधुनिकता के दूसरे ही अर्थ हैं, क्योंकि भारत में हम आधुनिकता के साथ साथ परंपराओं को या संस्कृति को भी महत्व देते हैं। तो इसमें योगेंद्र सिंह ने 1973 में जो किताब लिखी थी उसका हिंदी संस्करण भी है, आप प्लीज़ उसे पढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक बुक है जो आपको भारतीय समाज को समझने के लिए आवश्यक है। फिर एम एन श्रीनिवास की इंडियाज़ विलेजेस और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये किताबें जो हैं एम एन श्रीनिवास की आपको पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ बी के नागला की किताब है इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर्स, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है, और तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। साथ ही मुस्तफ़ा हुसैन की समाज शास्त्रीय विचार, इसमें भी कुछ हद तक भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में बताया गया है, तो ये किताबें आपको पढ़नी होंगी। भारत में अगर हम बात करें, भारतीय समाज में सिद्धांत निर्माण, भारतीय समाज का जब हम अध्ययन करते हैं तो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया जो है बहुत विविध परिप्रेक्ष्यों से गुजरती है। सामाजिक यथार्थ का अमूर्तीकरण ही सिद्धांत है, और भारतीय समाज की यथार्थता संपूर्ण देश में एक जैसी नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विविध देश है, तो यहाँ पे जो सोशल फैक्ट जो एक जगह सत्य हैं वो दूसरी जगह सत्य नहीं है। कहीं पे पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब पितृवंशीय समाज देखने को मिलता है, कहीं पे मातृवंशीय मैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलता है, कहीं पे मैट्रीलोकल सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं, मातृस्थानीय समाज देखने को मिलता है, कहीं पे पितृस्थानीय समाज देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे परिवार की जो संरचना है वो अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के परिवार हैं, अलग अलग प्रकार के विवाह की प्रक्रिया है, अलग अलग प्रकार की नातेदारी व्यवस्था है। तो इसलिए भारतीय जो समाज है उसकी यथार्थता हम एक जैसी नहीं पाते हैं, इसमें बहुत सारी जटिलता पाई जाती है। जैसे जिस तरह के परिवार या जिस तरह के विवाह तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में या केरल में देखने को मिलते हैं, उससे बिल्कुल ही भिन्न प्रकार के परिवार गुजरात या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिज़ोरम, असम, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। हिमाचल और फिर जो गंगा बेल्ट है उसमें जो जीवन शैली है, परिवार है, जाति व्यवस्था है, नातेदारी व्यवस्था है, वो इन सब क्षेत्रों से बहुत ही भिन्न है। तो सामाजिक यथार्थता की यही भारतीय विविधता उसे जटिल बना देती है, इसे और कॉम्प्लेक्स बना देती है। कुछ विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, मतलब जैसे जो हम लोगों ने मार्क्स पढ़ा है, मैक्स वेबर पढ़ा है, डर्कहाइम पढ़ा है, तो हम वो मानते हैं, वो समाजशास्त्री मानते हैं कि इन समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को सभी जगह समान रूप से सभी कालों में लागू किया जा सकता है। पर इस तर्क के आधार पर छठे दशक के अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्रियों में, जिसमें लुई डूमोंट और पोकॉक थे, उन्होंने कहा कि हमें एक भारतीय समाजशास्त्र की एक अलग शाखा विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि हम उन्हीं से बोरो करके, वेस्टर्न सोशियोलॉजी से बोरो करके उनके जो सिद्धांत हैं उनको भारत पे लागू कर सकते हैं। वो उनका मानना था, ड्यूमोंट और पोकॉक का मानना था कि जिस प्रकार रसायन शास्त्र देश से प्रभावित नहीं होता है, जो केमिस्ट्री जो है, जो यूगोस्लाविया में होगी या जो अमेरिका में होगी, वही केमिस्ट्री इंडिया में होगी। इसके लिए विशिष्ट भारतीय केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से फिज़िक्स, जो फिज़िक्स के रूल्स, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं, वो जो जिस तरह से इंग्लैंड में होंगे, जापान में होंगे, चीन में होंगे, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के नियम इंडिया में हैं। तो इंडिया के लिए सेपरेट एक अलग से गुरुत्वाकर्षण के नियम या अलग से भौतिक शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से इन लोगों का मानना था कि समाजशास्त्र भी एक सामान्य समाजशास्त्र जो कि जो है वो ही पूरा संपूर्ण है, और उसके लिए भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बहस को आगे करते हुए योगेंद्र सिंह ने एपिस्टेमोलॉजी की बात करी है। वो कहते हैं कि जब किसी भी ज्ञान शाखा की एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा का उद्भव या उत्पादन सामाजिक यथार्थता से होता है, और वे यथार्थता सारी दुनिया में सजातीय यानी एक जैसी नहीं होती, तो इस विभिन्नता से उत्पन्न एपिस्टेमोलॉजी भी एक जैसी नहीं होगी। यानी समाज के बारे में सोशल रियलिटी जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार की होती है। सोशल रियलिटी आप देखें कि महिलाओं की स्थिति, एक उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, महिलाओं की स्थिति जो है, जो आज मानी जाती है, वो यथार्थता पहले के इवन भारतीय समाज में, प्राचीन भारतीय समाज में या मध्यकालीन भारतीय समाज में वो अलग प्रकार की थी। तो इसलिए ये यथार्थता जो है वो परिवर्तित होती रहती है, हर काल में और हर प्रदेश में अलग अलग प्रकार की होती है। अगर उत्तर भारत की सामाजिक यथार्थता दक्षिण भारत की यथार्थता से भिन्न है, तो इन संभागों की एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा, उनसे जुड़े हुए जो ज्ञान जो है वो भी भिन्न होगा। तो इस अर्थ में भारतीय समाजशास्त्र के विकास के बारे में बहुत सोचा गया, और ऐसा विशिष्ट और विशेष समाजशास्त्र विकसित करने की दिशा में काम किया गया। इस आधार पर सामाजिक यथार्थता से उत्पन्न एपिस्टेमोलॉजी से भारत में विकसित समाजशास्त्रीय सिद्धांत में साहित्य में सिद्धांत निर्माण की प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जैसे राधा कमल मुखर्जी हैं, जी.एस. भूर्य हैं, राधा कृष्ण मुखर्जी हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया और वृद्धि करी। इसी कारण से इन्हें भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक भी कहा गया है। इस सारे विकास की यात्रा में सिद्धांत निर्माण का कार्य पिछले 2-3 दशकों में बहुत सीरियसली लिया गया है, और परिवार, जाति, गांव, इनसे संबंधित तथ्य सामग्री पर अमूर्तीकरण का प्रयास किया गया है, जिसका हम अब विश्लेषण करेंगे। अब भारतीय समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो उसका विकास ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में सामाजिक अध्ययन नहीं हुआ, या भारतीय समाज की जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण नहीं हुआ। भारत में जाति, परिवार, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, संस्कार, ऋण, ये जो अवधारणाएं हैं ये हमें
बहुत तरह से हमें महाकाव्यों में, वेदों में, उपनिषदों में के माध्यम से, गीता, महाभारत, रामायण, इनके माध्यम से हम या हमारा मनुस्मृति है, स्मृतियों के माध्यम से हम पौराणिक काल के समाज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन ये एक लंबी परंपरा रही थी। हिंदू शास्त्रों की जो व्यवस्था थी, इसमें विधिवत इन सब तथ्यों का चिंतन किया गया था। लेकिन ये लंबी परंपरा होने के बावजूद समाजशास्त्र का भारत में विकास जो है उसे हम 20वीं शताब्दी से ही मानेंगे, क्योंकि भारतीय समाज का विधिवत और व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन उस दौर के बाद ही शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने के बाद ऐसी आवश्यकताएं आईं, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज़रूरत थी ऐसे लोगों की जो भारतीय समाज को पूरी तरह से समझ सकते हैं, जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे वो प्रशासन ठीक भली भांति चला पाएँ। साथ ही मिशनरीज़ जो थे वो उनके विचार जो थे वो भारतीय समाज को किस प्रकार से समझते थे। तो इन लोगों ने भारतीय समाज को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत में समाजशास्त्र का जो प्रारंभिक काल था, उसमें सामाजिक मानव शास्त्रियों ने, यानी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने सामाजिक ज्ञान उत्पन्न करने का कार्य किया। उन्होंने जाति, वर्ण, आदिवासियों का, जनजातियों का और गाँवों का अध्ययन किया, गाँव की व्यवस्था का अध्ययन किया, क्योंकि जैसा हम पहले ही जानते हैं, भारत में जो ग्रामीण समुदाय था वो हमेशा किसी भी आक्रमण, इतने सारे आक्रमण जो भारत में हुए थे, उनके बावजूद ग्रामीण समुदाय अपने आप में आइसोलेटेड रहता था, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। तो पर क्योंकि ब्रिटेन जो उपनिवेशवाद था, उसके अंतर्गत उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों तक अपना बना हुआ माल पहुंचाना था और ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चा माल लेके आना था। तो ये विनिमय जो था, उसके लिए आवश्यक था कि ग्रामीण व्यवस्था को समझा जाए, नातेदारी व्यवस्था को समझा जाए, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को समझा जाए। इसलिए इस दिशा में रिजले ने, वेरियर एल्विन ने, इन लोगों ने, टॉड ने, इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किए। बॉटमोर जो हैं, उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है, सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, इसमें वो कहते हैं कि भारतीय समाज का क्रमबद्ध अध्ययन अंग्रेज़ी शासन काल में ही प्रारंभ हुआ। अंग्रेज़ों को भारत में अपना प्रशासन सुदृढ़ करने के लिए और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन में कुशल सलाहकारों की आवश्यकता थी। इसलिए भारत में जनजातियों, ग्रामों और अन्य इकाइयों का गहन अध्ययन प्रारंभ हुआ। ये अध्ययन मुख्यतः अंग्रेज़ समाजशास्त्रियों और अंग्रेज़ी मानवशास्त्रियों द्वारा प्रारंभ किए गए। प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ हुए इन अध्ययनों को बाद में शिक्षा का अंग बना दिया गया और इसी क्रम में भारत में पहले तो अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालयों में पहले तो अन्य विषयों के साथ समाजशास्त्र को जोड़ा गया और बाद में जाके विधिवत रूप से समाजशास्त्र को MA की के विषय के रूप में मान्यता मिली और 1919 के बाद ये क्रम चलता गया और आज की डेट में लगभग हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज में और अब तो स्कूल लेवल पे भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है।
बॉटमोर के जो विचार हैं उन्हीं के विचारों को सपोर्ट करते हुए एम.एन. श्रीनिवास और एम.एन. पाणिनी ने डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया ये एक आर्टिकल लिखा था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में, और उनमें वो कहते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का विकास अंग्रेज़ी शासनकाल में तब हुआ जब अंग्रेज़ अधिकारियों ने ये महसूस किया कि सरकार के सुचारू रूप से संचालन के लिए भारतीय संस्कृति और भारत के लोगों में सामाजिक जीवन का ज्ञान होना ज़रूरी है। ऐसे विद्वान 1919 से जब पहली बार भारत में समाजशास्त्र का संस्थागत विकास हुआ, उससे पहले 1919 से पहले समाजशास्त्र को के विकास को स्वीकार करते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने 20वीं शताब्दी से पहले युग को आदि व्यावसायिक चरण या प्रोटो प्रोफेशनल स्टेज कहा है, जिसका मतलब ये है कि वो युग जिसमें ऐसी सामग्री का संकलन, वर्णन और व्याख्या की जाती है जो समाजशास्त्रीय महत्व रखती है, चाहे अलग विषय और का विकास न हुआ हो। तो ये रामकृष्ण मुखर्जी ने इंडियन सोशियोलॉजी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, ये इस आर्टिकल में, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में ये आर्टिकल है, उसमें ये बात कही है। लेकिन अधिकांश जो विद्वान थे वो भारत में समाजशास्त्र का एक अलग और संस्थागत विषय के रूप में विकास 1919 से मानते हैं। उन्नीथन ने डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ये लिखा है कि पहले समाजशास्त्र एक शैक्षिक विषय के रूप में नहीं पाया जाता था। इसका एक अलग विषय के रूप में विकास 1920 के आसपास हुआ, जब B.N. सील और A.R. वाडिया जैसे सामाजिक दार्शनिकों ने भारतीय विश्वविद्यालयों में इसके प्रारंभ पर बल दिया। M.N. श्रीनिवास ने भी ब्रिजेंद्रनाथ सील, B.N. सील ने भी अनेक लेख लिखे और व्याख्यान दिए और ऐसे अध्ययन प्रारंभ किए जिससे तुलनात्मक समाजशास्त्र यानी कि कंपैरेटिव सोशियोलॉजी कहा जा सकता है। और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विषय को कला और विज्ञान में एक प्रश्न पत्र के रूप में प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। 1917-18 में मैसूर विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र के प्रारंभ का श्रेय सील और वाडिया को ही दिया जाता है। तो हम लोग इसकी चर्चा जब कर रहे हैं तो भारतीय समाजशास्त्र में जब विकास की बात करते हैं तो इसमें भारतीय नातेदारी व्यवस्था, भारतीय जैसे उदाहरण के तौर पर हम एंद्रे बेते ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो समाजशास्त्र से जुड़े हुए कार्य किए हैं, उसमें उनकी कास्ट, क्लास एंड पावर नाम की किताब बहुत प्रसिद्ध है, जो उन्होंने श्रीपुरम में जिसका अध्ययन किया। और उसमें वो बोलते हैं कि पश्चिमी समाजशास्त्र में जिस तरह से वर्ग अपने आप में केवल एक माध्यम है सामाजिक स्तरीकरण को समझने का, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जाति, वर्ग के साथ जाति भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, और साथ ही साथ सत्ता, कास्ट, क्लास, ऑक्यूपेशन, पावर, ये सब आयाम हैं जिसके माध्यम से हम सामाजिक स्तरीकरण को समझ सकते हैं। भारतीय समाजशास्त्र का संस्थागत उद्भव हालांकि 1917-18 में मुंबई, मैसूर और लखनऊ विश्वविद्यालय में MA स्तर के कुछ प्रश्न पत्रों के रूप में हुआ। फिर भी एक संपूर्ण विभाग जो है बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार 1919 में स्थापित हुआ।
बम्बई विश्वविद्यालय में एक प्रमुख अंग्रेज़ समाजशास्त्री पैट्रिक जेडिस ने सामाजिक जीवन को पर्यावरण से संबंधित करके सबसे पहले समाजशास्त्रीय अध्ययनों की शुरुआत करी। बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग जेडिस की अध्यक्षता में 1919 में गठित किया गया और इसके बाद जीएस घुर्ये ने जाति, वर्ग और व्यवसाय, केएम कपाड़िया ने विवाह और परिवार, इरावती कर्वे ने हिंदू नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करके समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया। पीएन प्रभु ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था, इस पे एक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर एक किताब लिखी थी जिसमें इस हिंदू सामाजिक व्यवस्था को समझने का एक प्रयास किया है। जेडिस के बाद प्रोफेसर घुर्ये और कापड़िया बम्बई के विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय, साथ में मैसूर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बड़ौदा का महाराज सायाजी विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, ये बहुत प्रमुख केंद्र जो हैं भारतीय समाजशास्त्र के होने लग गए। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में किस प्रकार राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में 1921 में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का अलग से विभाग गठित किया गया। बहुत से विद्वान प्रोफेसर घुर्ये से पढ़े हुए जो विद्वान हैं वो आगे चल के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बने। मुखर्जी ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिसीमित करके और मानव के प्रादेशिक संतुलन का अध्ययन करके समाजशास्त्र के क्षेत्र, कार्य अनुसंधान और गहन अध्ययन करने की परंपरा की शुरुआत करी। आपको ध्यान होगा राधा कमल मुखर्जी ने सोशल वैल्यूज़ और सोशल इकोलॉजी पे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। सामाजिक मूल्य और सामाजिक पारिस्थितिकी, ये आप लोगों ने 3rd ईयर में भी पढ़ा था। और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप बम्बई और लखनऊ विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के विषय का विकास हुआ। ये उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में बम्बई में समाजशास्त्र नागरिक शास्त्र के साथ और लखनऊ में समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ मिला हुआ था। कुछ पहले तक अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र के प्रोफेसर रहे जीएस घुर्ये और राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी के द्वारा ही प्रशिक्षित थे। अगली बार हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन और भारतीय समाजशास्त्र के उद्भव में थोड़ी रुचि जागी होगी। कृपा करके आप लोग इसके बारे में पढ़ाई करना शुरू कर दें। ये कोरोना काल है, आप लोगों को समस्या हो रही है पुस्तकें उपलब्ध होने में, पर बीके नागला की बुक जो है आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, अन्य उस पोर्टल्स पे भी अवेलेबल है, तो आप उसे प्लीज़ मंगवा लें, जिससे कि आप भारतीय समाजशास्त्र को बेहतर समझ पाएंगे। धन्यवाद।